चलिए जी, आज जो अब टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स रेलेवेंस। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये सिलेबस में बेसिकली रिलेटेड है इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। जीएस मीन्स पेपर 2 का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो ये हम आज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इशू क्या है सर। इशू ये है, सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं कि आज इंटरनेशनल लॉ जो है उसका बेसिकली एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। डिक्लाइन का कारण है कुछ यहाँ पर चल रहे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। जिन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में हम कहते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट होता है रशिया यूक्रेन वॉर से। फिर उसके बाद आता है इजराइल हमास वॉर। फिर उसके बाद अभी स्टार्ट होता है इजराइल ईरान वॉर। तो ये प्रकार के जो बेसिकली फ्लैश पॉइंट्स हैं, इसके साथ साथ साउथ चाइना सी में जो टेंशन्स चल रही हैं, सिमिलरली अफ्रीका के अंदर हम देख रहे हैं कि मिलिट्री कूज हो रहे हैं। शिपिंग रूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अटैक किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंट्रीज यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा रही हैं। तो ये जो सारे डेवलपमेंट्स हैं, इन डेवलपमेंट्स के कारण एक चीज तो क्लियर है, और वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसका बेसिकली एक प्रकार से बहुत अग्रेसिवली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब ये जो डिक्लाइन है ये इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इंटरनेशनल लॉ जो है इसका ओरिजिन कब देखा गया। इसका ओरिजिन देखा गया खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक डिस्कशन और एक डिबेट हुआ था। डिबेट ये हुआ था कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का कारण जो था, ड्राइवर जो था, वो था बेसिकली एक प्रकार का एब्सेंस ऑफ ग्लोबल रूल्स। और उस समय क्योंकि ग्लोबल रूल्स नहीं थे तो उसकी वजह से हुई इंस्टेबिलिटी। और क्योंकि ग्लोबल रूल्स नहीं थे जिसकी वजह से हुई इंस्टेबिलिटी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूएन का क्रिएशन हुआ तो यूएन के क्रिएशन ने एक रूल बेस्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात करी। अब रूल बेस्ड ऑर्डर जो था वो ये था कि भाई एक बॉडी होगी यूएन, यूएन के होंगे कुछ रूल्स, जो रूल्स उसके लिखे होंगे एक चार्टर में, और वर्ल्ड इस चार्टर के बेसिस पे चलेगा। इसको कहते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर। तो यूएन के पास एक चार्टर है जिसमें एक पेज पे उन्होंने सारे रूल्स लिख रखे हैं। इसके बेसिस पे एक रूल बेस्ड ऑर्डर वर्ल्ड में बनाया जाएगा। अब इशू क्या था, बहुत लंबे समय तक यूएन के क्रिएशन के बाद कुछ यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी क्रिएट हुई। अच्छा, इन स्पेशलाइज्ड बॉडीज ने भी फिर कुछ रूल्स बनाए, और ये रूल्स जो इन स्पेशलाइज्ड बॉडीज में भी बनाए उन्होंने फिर क्या किया, ट्रेड को रेगुलेट किया, मैरीटाइम बाउंड्रीज को रेगुलेट किया, ग्लोबल डिप्लोमेटिक कॉन्डक्ट को रेगुलेट किया, आर्म्स कंट्रोल को रेगुलेट किया,
ह्यूमन राइट्स को रेगुलेट किया, और इसको करने के लिए अलग अलग प्रकार की बॉडीज बनी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। ये जो स्पेशलाइज्ड बॉडीज बनी, जिनको हम ग्लोबल बॉडीज कहते हैं, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल कंट्रीज ऑलमोस्ट इन्वॉल्व थी, बेरिंग अ फ्यू। तो यहां पर ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, इसको बोला गया ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर। ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर। तो इस ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर ने एक रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया। ये चीजें ठीक चली, लेकिन अब क्या हुआ? हम कहते हैं कि भाई रीसेंट टाइम्स में कुछ टेंशन हुई। और ये टेंशन्स कैसी थी सर? टेंशन्स आई बिकॉज सबसे पहले वर्ल्ड में देखी गई स्ट्रेटेजिक राइवलरी, बिग पावर्स के बीच में। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि भाई रशिया और चाइना एक तरफ, यूएस एक तरफ। जैसे हम देखते हैं चाइना और यूएस एक तरफ। तो ये बिग पावर्स के बीच में पहली बात तो राइवलरीज चालू हुई। ये राइवलरीज का कारण भी ये था कि भाई यूएस जो है वो एक डोमिनेंट पावर है, और चाइना जो है एक कंपटीशन देने वाली पावर है। तो इसकी वजह से टेंशन पैदा हो रही है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि जब ये टेंशन पैदा होती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? इस टेंशन में प्रॉब्लम ये आती है कि कंट्रीज इस टेंशन को पीसफुली मैनेज करने के बजाय पावर पॉलिटिक्स करती हैं। पावर पॉलिटिक्स का मतलब होता है अक्कड़ दिखाने का काम। अक्कड़ दिखाने का काम करती हैं भाई। अब कंट्रीज जो हैं वो कोशिश करेंगी कि भाई जितनी भी प्रकार की लड़ाइयाँ हैं, जितने भी प्रकार के इश्यूज हैं, उन इश्यूज में हम बेसिकली क्या है, अपने पावर को डिस्प्ले करें। पावर को डिस्प्ले करें। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात भी होती है कि भाई आज हम ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसमें बेसिकली क्या है कि पावर ही एक टूल है जिसके बेसिस पे कंट्रीज अपने आप को वर्ल्ड में शो कर सकती हैं। पावर ही एक टूल है। लीगल रूल्स जो होते हैं राइवलरी के टाइम पे लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लीगल रूल्स जो है राइवलरी के टाइम पे, जब दो कंट्रीज यूएस चाइना जैसी हो। इसीलिए आप देखो कि यूएस और चाइना के बीच में रूल बेस्ड लड़ाई नहीं हो रही है, पावर बेस्ड लड़ाई हो रही है। पावर बेस्ड लड़ाई हो रही है। लेकिन यहीं पर एक थॉट ये भी आता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप ना पावर को देखो और ना ही आप लीगल रूल्स को देखो। आपको अगर किसी चीज को देखना है तो आप फोकस करो खास करके कोऑपरेशन पे। तो ये दो अलग अलग प्रकार के थॉट्स हैं। एक थॉट कहता है कि भाई देखो पावर ही गेम है, कभी भी राइवलरी होगी तो लीगल रूल्स कम और पावर ज्यादा यूज होगी। एक थॉट कहता है कि ना लीगल रूल्स का इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में, ना पावर का। अगर यूएस और चाइना एक दूसरे से कोऑपरेट करने लग जाए तो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। तो ये नजरिया जो है आज की डेट में पेश किया जा रहा है सोल्यूशन। अब क्या इन्फ्रेंसेस इस पूरे डिबेट से हम निकाल पा रहे हैं सर? सबसे पहला इन्फ्रेंस हम ये निकाल पा रहे हैं कि सर इंटरनेशनल लॉ जो है आज की डेट में इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स को लैक करता है। हमने अभी देख लिया, यूएन है, यूएन के होने के बावजूद भी
पावर पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरा, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ का एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। पर्सनलाइज्ड का मतलब ये है कि सर इंटरनेशनल लॉ का एप्लीकेशन आज की डेट में डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल स्टेट के बिहेवियर पे। देखो सर, लॉ कुछ कहता है इंटरनेशनल लेवल पर, अब उस लॉ को यूएस अगर नहीं मान रहा है तो यूएस का पर्सनल बिहेवियर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वही लॉ को इंडिया डेफिनेटली मानता है, वो इंडिया का बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है। तीसरा, जियो पॉलिटिकल कंपटीशन जो है, जो अभी हमने यहाँ पर देखने की कोशिश करी, वो हमेशा कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बनता है इंटरनेशनल लॉ पे। ये इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स आएंगे बेटा अब एग्जाम में। जियो पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, जितना जियो पॉलिटिकल कंपटीशन वर्ल्ड में बनेगा उतना इंटरनेशनल लॉ पे स्ट्रेस बढ़ेगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये इन्फ्रेंस निकलता है आज की डेट में कि भाई इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए चाहे जो मर्जी हो, घूम फिर के हमें पॉलिटिकल कंसेंसस ही बनाना पड़ेगा। भाई एट द एंड ऑफ द डे लॉ को आप मारपीट करके तो इन्फोर्स नहीं कर सकते। लॉ इन्फोर्स तो कंसेंसस से ही होगा। पांचवा इन्फ्रेंस यहाँ पर ये निकलता है कि आज जितना स्टेट के बिहेवियर में लॉ को लेके एक गैप शो होगा, उतना वो स्टेट जो है वर्ल्ड में नेगेटिव परसीव किया जाएगा। कोई भी स्टेट अगर ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है जो कि इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, वो स्टेट को वर्ल्ड नेगेटिवली परसीव करेगी। केस इन पॉइंट आप देखो, इसराइल, इंडिया को छोड़ दो, चलो हम तो नौकर हैं उनके, कॉलोनी है इसराइल की। बाकी पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री आज की डेट में इसराइल को अप्रिशिएट नहीं कर रही जो उसने काम किया है अभी, वेदर इट इज ऑन द गाजा स्ट्रिप और वेदर इट इज ऑन ईरान। उनको सिर्फ ये काम करना है। इंडिया में तो अप्रिसिएशन इस बात के लिए मिल रहा है इसराइल को क्योंकि जी मुसलमानों को मारा। यू कैन अंडरस्टैंड जो रेडिकल पॉपुलेशन है हमारी आज की डेट में भारत की, कि वो इस चीज से खुश हो रही है कि इसराइल जो है मुसलमानों को मार रहा है, इसलिए हमें उसका साथ देना चाहिए। लुक एट द वैल्यू ऑफ दिस कंट्री वेयर वी हैव नाउ रीच्ड टुडे। पर चलो जाने दो उसको, ये बिहेवियर से इंडिया को भी क्या तवज्जो मिल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में वो भी देख रही है आज वो। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर ये है कि सर स्मॉल स्टेट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हमारे लिए एक बैकिंग है। आप कभी भी देखना कोई छोटा स्टेट कभी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करेगा। सबसे ज्यादा लॉ को वायलेट करेंगे बड़े स्टेट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास मिलिट्री माइट होता है लॉ को ओवरकम करने के लिए। आपने देखा है कि कभी कोई आदमी जो है एक नॉर्मल स्कूटर से जा रहा हो बिना हेलमेट के, और अगर उसको पुलिस वाला रोक ले मोटरसाइकिल वाले को, तो वो उससे बदतमीजी करे? नहीं होगा। लेकिन एक कार है थार, जानवरों की कार, इसमें कोई जानवर अगर जा रहा हो, पशु बैठ के कार चला रहा हो, और इस पशु को अगर रोका जाए, थार में बैठा हुआ जानवर जो है, आप इनवेरिएबली देखना कि ये आदमी उतर के सबसे पहले बदतमीजी करेगा। क्योंकि ये गाड़ी भी वही खरीदेगा जो एक जानवर है। इंसान ऐसी गाड़ी नहीं खरीदते, पशु ऐसी गाड़ी खरीदते हैं, लावारा इस पशु जो होते हैं, आवारा पशु। तो छोटा आदमी जो है ना सर, कभी भी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करेगा और भिड़ेगा नहीं। जितना ऐसा व्यवहार का आदमी होगा वो ऐसे उल्टे काम करेगा। सातवां, यहाँ पर इंटर इन्फ्रेंस ये निकलता है सर कि आज इंटरनेशनल लॉ जो है एक ऐसे स्ट्रेस पॉइंट पे आ चुका है जहां पे उसका फ्यूचर इस मोमेंट पर बड़ा अनसर्टन है सर। ये एक बहुत बड़ा इन्फ्रेंस है सर कि इंटरनेशनल लॉ ने, अभी अपन ने देखा कि सर इनिशियली मदद जरूर करी है वर्ल्ड में, स्पेशलाइज्ड बॉडीज बनाई, वर्ल्ड में पीस लाया, सब कुछ हुआ। पर एक ऐसे मुकाम पर आ चुका है वो जहां पर इस मोमेंट पर इंटरनेशनल लॉ का फ्यूचर थोड़ा अनसर्टन है। अब ये डिबेट वैलिडेट कैसे होता है? सबसे पहले ये वैलिडेट होता है इस चीज से कि भाई आज रिपीटेड लेवल पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं।
जिसकी वजह से सिविलियन लाइफ अफेक्ट हो रही है। सर, रिपीटेड लेवल पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का होना और सिविलियन लाइफ का अफेक्ट होना इज एन एग्जाम्पल कि इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली वीकनिंग टुडे। दूसरा, सिलेक्टिव यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आप कितनी आयरॉनिकल बात देखो, इसराइल अगर लेबनान पे हमला करे तो वो सेल्फ डिफेंस है। ईरान अगर इसराइल को चपेड़े मारे तो इसराइल चिल्लाता है कि हम पे अटैक कर दिया। ना तुम कोई मतलब बड़े वो मतलब प्रभु हो कि तुम्हारी पूजा करें। आप इसराइल का व्यवहार देखे हो पिछले 2 महीने में? जब जब उस पर अटैक हुए हैं उसने इंटरनेशनल लॉ की बात करी है। भाई तुम कौन से इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हो? तुम क्रिमिनल्स हो। तो सिलेक्टिव यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अमेरिका जाके ईरान के अंदर बम्बार्डमेंट करे वो ठीक है। ईरान अगर अमेरिका की शिप पे बम्बार्डमेंट करे तो वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन। सिलेक्टिव यूज। तीसरा, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स जो हैं, वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स आज की डेट में एब्सोल्युटली कोलैप्स कर चुके हैं। सर, कंट्रीज पहले इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करती थी, मानती थी, क्योंकि उनको लगता था कि एक इंटरनेशनल मोरालिटी है। अब वो मोरालिटी खत्म हो गई है। इन्फोर्समेंट जो वॉलंटरी होती थी अब वो कोलैप्स कर गई है। चौथा, कंट्रीज वीटो पावर का प्रयोग करके इंटरनेशनल लॉ को मिसयूज करती हैं। कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ को मिसयूज करती हैं वीटो पावर का प्रयोग करके। पांचवा, यूनिलैटरल मिलिट्री इंटरवेंशंस जो होते हैं, दे आर कंप्लीट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ईरान ने भी जो किया वो गलत है कि भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर रहे हो, पर ईरान के ऊपर जो हुआ वो भी गलत है। आप जाके किसी भी कंट्री के अंदर उसके लीडर को नहीं मार सकते। आप वेनेजुएला में जाके उसके मडूरो को उठा के ले आए, सोचो कल को डोनाल्ड ट्रंप को कोई अभी पेरिस में घूम रहा वहां से उठा के ले जाए, पर उसको उठा के मिलेगा भी क्या? यूजलेस आदमी है। पर आप सोचो इस चीज को कि भाई यूनिलैटरल मिलिट्री इंटरवेंशन है। छठा, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो यूज किए जाते हैं, ये भी आज की डेट में यूनिलैटरल है। अमेरिका कह रहा है जी इंडिया जो है तू अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, हम भी कह रहे हैं हाँ सर, ओके सर। भाई क्यों नहीं खरीदेगा? हमारी मर्जी, हम जिससे मर्जी तेल खरीदे। तू कौन होता है पहली बात बोलने वाला? तू रशिया से तेल नहीं खरीदेगा? अच्छा सर, कितना खरीदे आप बता दो। कमाल है यार, आप उनकी बातें सुन रहे हो। सातवां, आज की डेट में जो परसिस्टेंट डिस्प्यूट्स हैं, वो ग्लोबल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। परसिस्टेंट डिस्प्यूट्स जैसे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अब पाकिस्तान टेररिज्म को कभी रिमूव नहीं करेगा। पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, इंडिया रिटेलिएट करेगी, स्टेबिलिटी रीजन की फिर अफेक्ट होगी। ना पाकिस्तान ने व्यवहार बदलना है, ना इंडिया ने अपना रिस्पॉन्स बदलना है। तो ये जो परसिस्टेंट डिस्प्यूट्स हैं ये हार्डन हो रहे हैं। सिमिलरली, आज की डेट में हम ये कहते हैं कि सर वर्ल्ड इज फ्रैगमेंटिंग, टूट रहा है। एक टाइम था कि वर्ल्ड में कोऑपरेशन होती थी सर, कंट्रीज कोऑपरेट करती। अब वो कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क खत्म हो गया। फिर आज की डेट में हम ये कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस जो हैं, इन लॉसेस का कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में दोनों देशों में लोग मर गए। कौन कॉम्पनसेट करेगा इस लॉस को? कोई नहीं पता। ईरान में इतने लोग मर गए,
इसके साथ साथ आप देखो गाजा में इतने लोग मर गए, मिडिल ईस्ट में लोग मर गए, नो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म्स। टेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आज की डेट में सर वर्ल्ड जो है ग्रुप्स में बट रहा है, और ये ग्रुप्स जो हैं ये कोऑपरेशन कम और पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है सर कि आज की डेट में जब हम बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई या तो आप मेरे साथ खड़े रहो, और या फिर आप मेरे एनिमी के साथ हो। ये हो गया वर्ल्ड को डिवाइड करना पॉलिटिकल थॉट में। इन कंट्रास्ट की भाई आप वर्ल्ड में कोऑपरेट करो। इंटरनेशनल रिलेशंस का इस बार का जब हम कोर्स करेंगे ना, उसमें ये चीज हम देखेंगे कि यूएस वर्सेस यूरोप में ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस आ गया है। जो यूएस और यूरोप अभी तक एकजुट होते थे ना, अब नाउ दे आर डाइवर्जिंग, एंड दिस इज गोइंग टू बी द कोलैप्स ऑफ यूएस, बिकॉज यूएस की पूरी पावर ईयू थी। सो दीज आर डायनेमिक्स वी विल सी एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया, ये क्वेश्चन आएंगे मेंस में इस बार। अब आते हैं कि भाई कॉन्ट्राडिक्शंस पे। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन में हम ये देखते हैं कि भाई आज की डेट में, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो रहा है, पर उसके बाद भी लॉ कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ। अभी भी कंट्रीज लॉ को फॉलो करती हैं सर, अभी भी कंट्रीज लॉ को फॉलो करती हैं। दूसरा, आज की डेट में भी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लीगल फ्रेमवर्क्स के तहत ही सॉल्व हो रही हैं। अगर कुछ कंट्रीज के व्यवहार को छोड़ दो, तो अभी भी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की लीगल फ्रेमवर्क्स की वजह से ही सॉल्व होती हैं। तो ये कहना कि इंटरनेशनल लॉ पूरा का पूरा खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल राइट असर्शन नहीं है ये। तीसरा, आज की डेट में इंटरनेशनल लॉ ने ग्लोबल हेल्थ हो और मैरीटाइम गवर्नेंस हो, इन दो एरियाज में तो काफी पॉजिटिविटी शो करी है। सर चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद भी कमर्शियल टैंकर्स को जो है बम मार मार के डुबाया हो, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में और 1 में हुआ था। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिस्ट्रेंट देखने को मिला। चौथा, आज भी गवर्नमेंट्स जो हैं इंटरनेशनल लॉ को बेंचमार्क मानती हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। क्योंकि देखो सब कंट्रीज के पास सर मिलिट्री माइट नहीं है। हर कंट्री को ये पता है कि अगर मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मुझे कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल लॉ का सहारा लेना ही पड़ेगा। और पांचवा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। अब देखो, अभी चाहे जो मर्जी ईरान यूएस की डील हो जाए, उसके बाद एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आईएईए, आईएईए के बिना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बिना, यूएस ईरान वाली डील भी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। अगर आपने पुरानी डील पढ़ी है जिसको हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते थे, जेसीपीओए, उसमें भी आईएईए का रोल था। तो दैट मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट के बाद यू आर फॉलोइंग बैक अपॉन एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अगेन। गेटिंग द आइडिया? तो रेलेवेंस इज नॉट इरोडिंग ऑल टुगेदर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन। फर्स्ट कंक्लूजन इज वेरी क्लियर सर, इंटरनेशनल लॉ डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। इसका मतलब ये है, नंबर 2, कि इंटरनेशनल लॉ एंड पावर आर क्लोजली रिलेटेड। इंटरनेशनल लॉ एंड पावर आर क्लोजली रिलेटेड।
कंट्रीज जिनके पास पावर है उनका वायलेशन इंटरनेशनल लॉ का ज्यादा दिखेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है सर, जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ग्लोबल कंपटीशन जो है उसको स्टेबलाइज अगर करना है अपने को, तो वो स्टेबलाइज करने का तरीका सिर्फ ये है कि लॉ को ही प्राइमेसी दो। देखो ऐसा कहना कि वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं होगा, ये तो कहना गलत है सर। कंट्रीज compete करेंगी, कंपटीशन से राइवलरी होगी, पर वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने के लिए लॉ की प्राइमेसी जरूरी है। और चौथा, इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे ही आज की डेट में हमें इंटर स्टेट इंटरैक्शंस को गवर्न करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है, यूएस और ईरान के बीच का मसला, लेकिन यूएन कहाँ है? इंटर स्टेट इंटरैक्शन यूएस और ईरान के बीच में यूएन को मीडिएट करनी चाहिए थी। मेंस में क्वेश्चन इस बार ये आएगा, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ यूएन एज एन इंस्टीट्यूशन। आप समझ रहे हो इस चीज को? ये आएगा इस बार मेंस में, आप देखना क्वेश्चन। पांचवी चीज सर, कि यहां पर ये जो सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, ये लॉ को बेसिकली डिमिनिश करता है। लॉ हैज टू बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल सर। आपके पास कार है, आप कार से किसी को भी कुचल नहीं सकते। आप चाहे सलमान खान हो, आप नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि कार मैं नहीं, डियर चला रहा था। आप समझ रहे हो? इसीलिए हमारे जो देश में लॉरेंस भैया है ना, लॉरेंस भैया को जानते हो, लॉरेंस बिश्नोई भैया, वो बिल्कुल सही करते हैं सलमान खान जैसे आदमी के साथ। सरकारी एक्टर है वो। ये तो सरकार का पेट्रोनेज है, उसको इसलिए ये हरकतें कर रहा है भाई साहब। सरकार बदलने तो फिर देखना लॉरेंस भैया इसकी क्या हालत करते हैं। सिमिलरली आप इसके बाद ये चीज देखो कि अगली चीज यहां पर ये है कि आज भी इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी फंक्शनल वैल्यू इंटैक्ट है सर। फंक्शनल वैल्यू इंटैक्ट है, यानी कि आज भी उसका रेलेवेंस खत्म नहीं हुआ। और सातवां सर, इंटरनेशनल लॉ और जियो पॉलिटिक्स एक परपेचुअल टेंशन में है। ये पॉइंट सबसे क्रूशल है, पहले भी बता चुका हूं। परपेचुअल टेंशन में है। समझ में आई ये चीज आपको? 3 दिन हो गए सर करंट अफेयर के टॉपिक्स को करते हुए। सोच को बदलो सर, सोच को बदलो। क्योंकि जिस नजरिए से यूपीएससी अब आपको टॉपिक्स को यहाँ पर मजबूर कर रहा है पूछने के लिए, वो बेसिकली आगे जाकर आपको दिक्कत ही देगा अगर आप इस लेवल पे नहीं आओगे। फंक्शनल वैल्यू मीन्स कि उसकी फंक्शनल यूटिलिटी है। अभी भी वो फंक्शंस जिस प्रकार के लिए जो लॉ बने हैं वो अभी भी अपहोल्ड होते हैं। ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ काम करने में अपने। मेंटरशिप टारगेट को पूरा करो। कल मिलते हैं सुबह।